Hello everyone, let us start the today's video on the discussion of inflation targeting. Inflation targeting recently न्यूज़ में था एंड आरबीआई ने अभी क्या हुआ आरबीआई ने एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल के हिसाब से रेट्स को अनचेंज रखा है। तो क्या इसके इश्यूज हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? द गवर्नमेंट हैज केप्ट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉर द सेंट्रल बैंक अनचेंज्ड फॉर द 5 ईयर पीरियड बिगिनिंग 1 तो हमारा जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज रखा गया है अगेन 5 साल के लिए, दैट इज 2021 है अभी, तो 2026 तक के लिए। द इन्फ्लेशन मैंडेट रिक्वायर्स आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन एट 4% विद अ 2% पॉइंट लीवे ऑन ईदर साइड। मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेट क्या रखा गया है? 4% प्लस माइनस 2, विच मीन्स बट मैक्सिमम 6%, मिनिमम 2% घट सकता है, यानी 2 to 6% के ब्रैकेट में रखा गया है। ओके, लेट अस सी व्हाई आरबीआई टारगेट्स द इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना है इन्फ्लेशन होता क्या, व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, ठीक है। अब महंगाई बढ़ती कैसे है? महंगाई बढ़ने का दो ब्रॉड रीजन जो होता है, तो चाहे तो सप्लाई साइड से रहेगा या फिर डिमांड साइड से रहेगा। सप्लाई साइड का कहने का मतलब क्या हो गया कि हम मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी महंगे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया बिस्किट जो आती है वो ऑलरेडी जो कॉस्ट है उसका वो बढ़ के आ रहा हो, ठीक है, कॉस्ट बढ़ गया हो कंपनी की तरफ से। डिमांड साइड से कैसे हो सकता है? जब हम जो जनता हैं उनके पास दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, क्या होगा? पैसे बढ़ जाएंगे हमारे पास, तो हम हर चीज़ खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। मान लो 5 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, अब सबके पास पैसे, सब खरीदना चाहेंगे। ये क्या, सप्लाई और डिमांड का एक डिसरप्शन बन जाएगा, इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए क्या करेगी ये कंपनी, क्या करेगी, इसके दाम महंगा कर देगी, जो प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा जब प्राइस बढ़ेंगे। तो ये रीजन है, सप्लाई साइड से भी बढ़ सकता है, डिमांड साइड से भी बढ़ सकता है। तो इस ये बेसिकली अगर हम एक बहुत ही ब्रीफ में बात करें इन्फ्लेशन को लेकर, तो इन्फ्लेशन ये होता है। अब इन्फ्लेशन को टारगेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, इन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, अगर हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की बात करें तो ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, ठीक है, नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और अगर हम लोअर की तरफ चले जाए, अगर दाम घटते ही जाएगा हर चीज़ के लिए, तो डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो एक हमारी इकोनॉमी में कैसा होना चाहिए, एक माइल्ड इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है, थोड़ी महंगाई, ठीक है, थोड़ी महंगाई होनी ज़रूरी है इन्फ्लेशन, इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। Let us see here. RBI is the main monetary policy monetary policy authority for the country. In this regard, apart from being the lender of the last resort as well as the regulator for the banking system, the RBI sets the benchmark for interest rates and credit growth. आरबीआई क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। अब किसी के पास पैसा नहीं है तो आरबीआई से उम्मीद करते हैं कि आरबीआई लास्ट में तो लेंड कर ही देगा बैंक्स को, एंड डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं। एंड एज द रेगुलेटर फॉर द बैंकिंग सिस्टम, वो रेगुलेट इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाला आरबीआई है। साथ साथ क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट भी सेट करता है। इंटरेस्ट रेट सेट करने से क्या होता है, मार्केट में पैसे अकॉर्डिंगली आते हैं, ठीक है। If the RBI sees that its main job is to boost growth in the economy, then it would keep the interest rate lower. अब इंटरेस्ट रेट जब लोअर रहेगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उन्हें कम पे, क्योंकि वापस जो इंटरेस्ट रेट पे करना है उस लोन पर कम करना है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी हमारी बूस्ट कर जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर देखती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट रेट, टाइट इंटरेस्ट रेट करती है स्टेबल करने के लिए मार्केट को, ताकि जो न्यू लोन्स कम जाए, मार्केट में जो महंगाई है वो कम हो जाए, लोगों के पास पैसा कम होगा तो क्या होगा, कंपनी वाले को जो भी प्रोडक्ट्स है मार्केट में या गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कहो वो कम हो जाएंगे, प्राइस उनके आउटपुट खरीदने वाले को नहीं रहेंगे, तो उन्हें अपना दाम धीरे 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 कम करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है
इन्फ्लेशन का, ये जो महंगाई जो कंट्रोल करती है हमारी आरबीआई सेंट्रल बैंक है। वाई इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों जरूरी है? इन्फ्लेशन refers to the rise in the prices of most goods and services for daily or common use such as food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples etc. तो ये बेसिक जो चीज़ें हम डेली यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो करते हैं उनका दाम बढ़ जाना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है? इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी वेयर द सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, सेट्स अ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट एज इट्स गोल। द सेंट्रल बैंक डज दिस टू मेक यू बिलीव प्राइसेस विल कंटिन्यू राइजिंग। मोस्ट सेंट्रल बैंक्स यूज एन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%। इंडिया में 4% है विथ प्लस माइनस 2, जैसे मैंने पहले बता दिया। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक गोल सेट करना है कि हमारा इस ब्रैकेट से ज़्यादा ना ही ज़्यादा ना जाना चाहिए, ना ही इधर से कम आना चाहिए। ये एक टूल सेट करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अब इंडिया का क्या सिनेरियो, जैसे मैंने बताया, द इन्फ्लेशन टारगेट इज ऑफ 4% विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ प्लस माइनस 2 परसेंटेज पॉइंट्स। 4% विथ प्लस माइनस 2, दैट इज 2% टू 6% रखा गया हमारा। तो इंडिया के लिए बेटर समझा गया कि हम इस बैंड में रखेंगे और हम चाहेंगे कि इन्फ्लेशन हमारा इस इतने जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में रहे। अब देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो 4% हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एवरी ईयर, हर साल जो भी प्रोडक्ट का दाम है वो 4% से गुड्स एंड सर्विसेज जो है 4% से इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये है तो नेक्स्ट ईयर क्या कितना हो जाएगा? 4% के हिसाब से 104, एंड फिर अगेन 4% के हिसाब से और बढ़ते चला जाएगा। अब ये इन्फ्लेशन जो रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? कि भाई 4% से बढ़ेगा हर साल। हमें ये बताया जाता है इससे कि देखो अगले साल जो प्रोडक्ट 100 रुपये का मिल रहा है वो 104 रुपये का मिलेगा। तो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हैं बहुत पैसे सेव करने वाले, वी इंडियंस सेव मनी, सेव करते हैं। हमें जल्दी पैसा खर्च करने का वो जो शौक होता है ना कि वी शुड स्पेंड मनी, स्पेंडिंग में नहीं है, स्पेंड बहुत कम करते हैं। तो अब अगर प्रोडक्ट देखेंगे अभी 100 रुपये का है, नेक्स्ट ईयर 104 का हो जाएगा, तो कब खरीदना पसंद करेंगे? हम अभी पसंद करेंगे, दिस ईयर ओनली। 100 रुपये में हो जाएगा, अगले साल 4 रुपये क्यों देना, और हमें 100 रुपये में काम बन जाएगा। इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसे आने स्टार्ट कर जाएंगे। तो मार्केट में जब पैसे आएंगे, वो इकोनॉमी के लिए हमारे सही रहेगा, इकोनॉमी उससे बूस्ट करेगी। दूसरा क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, मार्केट में पैसे आएंगे, डिमांड आएगा। अब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, उसका डिमांड आ रहा है गुड्स या सर्विसेज का, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसलिए ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि ताकि हमारे जेब से पैसा निकल सके और हमारी इकोनॉमी बढ़ सके। जेब से पैसा निकालना इज नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, बट मैं बस ऐसे ही मजाक में बता रहा हूँ कि हमारा जो ये है इकोनॉमी को लेकर अगर हम बात करें तो वो बेनिफिशियल है। ठीक है, अब देखो ये 4% का ही क्यों रखा गया है? हम कुछ भी चाहें तो 8% पे रख सकते थे विद द बैंड ऑफ प्लस माइनस 2। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग परसेंटेज रखते हैं। इंडिया में 4% एप्ट माना गया बाय द इकोनॉमिस्ट, बाय द पैनल, कि हमारे पास एक सर्टेन बीच का 4 to 5% का रखा जाए, जो हमारा जो टॉलरेंस बैंड है इसका रखा जाए 4% विद प्लस माइनस, दैट इज 2% टू 6% हम चलेंगे। इसके आगे हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी कर दे तो क्लियर पिक्चर हमें इन्फ्लेशन का नहीं मिल पाता है, ये इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए हमने आप समझा कि 4% ही रखिए विद टारगेट ऑफ दिस टॉलरेंस बैंड, कि चलो 2% बढ़ भी गया, एट 4 से 5 गया, 5 से 6 भी गया, तो चलो समझेंगे कि ठीक है ये कहीं ना कहीं सही है। घटा तो 4 से 2 पे आ गया, समझ रहे हो? इस तरह से अगर घट रहा है तो भी कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसे।
ना क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग सक्सेसफुल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन टारगेट अब तक जो 2016 में से इंट्रोड्यूस किया गया था एंड अब तक का रिपोर्ट्स ये देखा गया है कि इट इज़ अ सक्सेसफुल थिंग। हम कंट्रोल कर सकें इन्फ्लेशन रेट को। वो कैसे कर सकें, लेट अस सी दिस टू ग्राफ। ये पहला ग्राफ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, दैट इज सीपीआई। ये परसेंटेज शो कर रहा है, ये ईयर शो कर रहा है। दिस इज 2016। ये इस ग्राफ को यहाँ पे देखना, ये 2016 में हमने देखा कि सीपीआई का जो रेट है वो कितना हाई था, इधर से 2006 है एंड दिस इज 2016। 10 साल में ये कहीं ना कहीं ये जो हमारा 6% का बैंड है, जो हाई बैंड रखा है हमने, ये बढ़ते गया, बढ़ा है। 16 में जब से हम इनमें इन्फ्लेशन टारगेट रखा है तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया। ये पार्ट वाला एरिया देखना, स्टेबल हो गया। shows the inflation rate based on the consumer price index which is the target measure of inflation in India। हम इन्फ्लेशन को देखते हैं सीपीआई के एंगल से इंडिया में। The inflation rate has come down sharply from the high and volatile rate earlier to a far lower and more stable rate। स्टेबल कुछ गया हमारा जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो महंगाई जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया है आकर, जितना बैंड रखे हैं हमने। नेक्स्ट ग्राफ है पॉलिसी रेट का। पॉलिसी रेट का मतलब क्या हो गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल हमारी जो आरबीआई यूज करती है, सीआरआर, एसएलआर, ये एक अलग टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम का। इफ यू वांट मी टू मेक ऑन दैट वीडियो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक इट, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। ये क्या शो कर रहा है, अगेन ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग। टिल नाउ हमने देखा ये कहीं ना कहीं कट हुआ है, ठीक है, ये 2016 है, सॉरी 2016 से हमने इधर चला। ये जब हमने देखा 2018 ऑनवर्ड्स ड्रास्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ गया है। ये शो कर रहा है कि मार्केट में जब रेट कट हो रहे हैं तो मार्केट में पैसे जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, जब हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं तो सीपीआई देख रहे हैं। सीपीआई क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि ये एक सर्टेन बास्केट रहता है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को रखते हैं। हम देखते हैं अगर इनका दाम बढ़ रहा है तो हम कंसिडर करेंगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब किस एंगल से देखते हैं, हम जो कंज्यूमर होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज कर रहे होते हैं, उस एंगल से हम देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कहते हैं महंगाई बढ़ रहा है, और इसे ही देख के इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जहां पर वो फ्यूल एंड फूड आइटम को इंक्लूड करते हैं। ये जो फ्यूल एंड फूड आइटम है, दैट इज एनर्जी एंड फूड आइटम्स, ये बहुत ही वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में बढ़ते घटते रहेंगे। अब जब ये इतने बड़े घटेंगे तो हम कहेंगे अगर बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट एक्चुअल पिक्चर हो सकता है कुछ और हो। देयर माइट बी सम अदर पिक्चर्स कि भाई ठीक है, अगर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए बढ़ा तो क्या कह सकते हैं इन्फ्लेशन एकदम बढ़ ही गया? नहीं, फिर घटा भी तो। ये फ्लक्चुएशंस होता रहता है, इसलिए कहा गया कि हम इसे ना देख के रिटेल कोर इन्फ्लेशन रेट को हम देखें। कोर क्या होता है, इसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं विदाउट टेकिंग फ्यूल एंड फूड आइटम्स, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम इंक्लूड करते हैं, कोर रिटेल जो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें इसे एक्सक्लूड करके देखते हैं ताकि हमें बेटर पिक्चर मिल सके। फ्यूल एंड फूड प्राइसेस ऑफन शूट अप इन द शॉर्ट टर्म ड्यू टू टेम्परेरी फैक्टर्स। कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे एक्सेसिव रेन्स हो गया या फिर सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया, कोई भी इश्यूज हो सकती हैं। इसलिए हमें कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट तो ये है ताकि हमें बेटर इंडिकेटर मिल सकता है। अब इशू ये है कि आरबीआई को सीपीआई देखना चाहिए या फिर डब्ल्यूपीआई देखना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सीपीआई पे हम फोकस करते हैं और हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो हमारे होलसेल में हो सकता है उतनी महंगाई नहीं बढ़ रही हो, तो क्या होगा, ये जो बिजनेसेस हैं इनको नुकसान हो जाएगा। तो हमें अगेन वी आर नॉट गेटिंग द क्लियर पिक्चर हियर, तो ये इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उनके साथ इशू क्रिएट हो सकती है। लेट अस सी दिस, आरबीआई शुड नॉट बी लुकिंग एट रिटेल इन्फ्लेशन एट ऑल। एक व्यूज ये है, इंस्टेड इट शुड फोकल look at wholesale inflation because RBI's move to tweak interest rate affects the credit available to businesses
विच इन टर्न्स आर अफेक्टेड बाय होलसेल इन्फ्लेशन नॉट रिटेल इन्फ्लेशन। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट में इश्यूज हो जाते हैं तो क्या होगा, जो मनी मार्केट में आती है वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो रिटेल इन्फ्लेशन से इशू नहीं क्रिएट होता है, वो होलसेल इन्फ्लेशन से इशू क्रिएट होता है। इट कैन बी आर्ग्यूड, अगेन एक दूसरा आर्ग्यूमेंट आ गया इस पे, इफ रिटेल प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पाइक ड्यू टू अनसीजनल रेन्स pushing up retail inflation, then raising the interest rates and action would make it costlier for all manufacturing and services firms to get a loan. Will not have help matters anyway, किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा। अगर WPI भी देखते हैं हम तो भी इश्यूज है, CPI देखते हैं तो भी इश्यूज है, तो क्या देखना चाहिए? इट शुड क्रिएट अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, अ मोर फोकस इन्फ्लेशन रेट इंडेक्स बेस्ट सुटेड RBI नीड। तो हमें CPI या WPI ना देख के PPI देखना चाहिए। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? A producer price index is a price index that measures the average changes in prices received by domestic producers for their output. अब ये क्या होता है बेसिकली मैं समझा रहा हूँ, ये हम जहाँ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल दो कंपनी लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। बी कंपनी क्या है, वो मैन्युफैक्चर करती है कुछ प्रोडक्ट, ठीक है। ए कंपनी क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि चलो ठीक है 100 रुपये में हम ये इतना प्रोडक्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। एक कंपनी ने बी कंपनी को बोला आई विल प्रोवाइड यू दिस प्रोडक्ट इन 100 रुपीज। अब देखो ये अगेन इश्यूज क्रिएट कर सकता है क्योंकि दाम जो है बढ़ते घटते रहते हैं। तो बी कंपनी ने सेट किया 100 रुपये में, तो एक कंपनी ने कहा कि नहीं ठीक है एक काम करते हैं 100 रुपये में नहीं हम PPI लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द PPI हम देखेंगे PPI सेट कर लेते हैं, ये कुछ अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज कर लेते हैं। PPI सेट कर लिया था, PPI अगर बढ़ेगा तो मैं इसे महंगे रेट में दूंगा, घटेगा तो इसे सस्ते रेट में दूंगा। तो प्रोड्यूसर पे इफेक्ट होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे हम देखेंगे महंगाई अगर बढ़ रही है तो पूरे साइकिल में बढ़ेगी महंगाई, ठीक है। कि मैन्युफैक्चर से आगे फिर मार्केट में आता है होलसेल, होलसेल के पास से फिर रिटेल में जाता है, तो महंगाई उस हिसाब से बढ़ती है। यहाँ से हमें बेसिक जो कंपनीज रॉ मटेरियल ले रही हैं वहाँ से क्लियर होता है हमें कि एक्चुअल इन्फ्लेशन है या कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। द PPI इज कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्टिव टूल फॉर एडजस्टिंग प्राइसेस इन लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट्स। लंबे टर्म के लिए यूज करते हैं, इसलिए अगर ये फैक्टर लेते हैं ये लॉन्ग टर्म शो करेगा। एंड अगर हम CPI ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं फूड एंड फ्यूल, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी शो कर सकता है। कुछ जो प्राइसेस आते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए शो करते हैं। Now CPI versus PPI, the PPI is different from the CPI, that is measures the cost from the viewpoint of industries that make the products, where the CPI measures prices from the perspective of consumers। मैंने पहले ही बताया पर PPI होता है जहाँ से कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही होती है। CPI होता है जो हम आप खरीदते हैं जाकर। अब क्या क्या इश्यूज हैं इन्फ्लेशन को लेके? देखो अगर हम हाई इन्फ्लेशन रेट रखते हैं तो ये रिग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्स हो जाएगा। रिग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्स कैसे हो जाएगा? महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है? गरीबों को। हमारा टैक्सेशन सिस्टम क्या कहता है कि जितना ज्यादा पैसा जिसके पास रहेगा उतने हाई इनकम टैक्स को पे करना है उन्हें, इनकम टैक्स उतने ही हाई रहते हैं। बट यहाँ पे रिग्रेसिव हो जाएगा क्योंकि पुअर को पे भी यहाँ पे क्योंकि उनके पास कम पैसे हैं एंड उन्हें दे हैव टू पे मोर। ये रिग्रेसिव सिस्टम इसको कहते हैं। द पुअरेस्ट आर हिट द हार्डेस्ट। अब देखो करंट क्या हुआ, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, कोविड सिचुएशन आ गया है, बैड लोन्स का भी कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है क्योंकि NPS बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन रेट हमारा जो है फिर से ही बढ़ेगा नो मैटर व्हाट। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म गोल लेके नहीं चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। एंड अगर PPI जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है इससे अगर देखा जाए RBI शुड फोकस ऑन इट टू गेट द एक्चुअल पिक्चर। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ट्राई टू प्रैक्टिस इट। ये कुछ डेटा मैंने प्रोवाइड किया, ट्राई टू गेट मोर डेटा, मोर स्टैटिस्टिक्स कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। इन्फ्लेशन targeting has always been a concern for the developing economy like India. Critically analyze the recent changes made by the RBI and how will it help in the present pandemic situation. तो इसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं, RBI ने जो अनचेंज किया गया है, दूसरा अभी पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे क्या स्टेप लेना चाहिए। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।